जी ये लड़का हमें मिला, आपका है क्या? ये चिट्ठी इसकी जेब में से मिली थी, हमें बता ही नहीं रहा था कहाँ रहता। इसमें यहाँ का पता लिखा है। कहाँ गए थे तुम? इतना भी नहीं कि आके माफी मांग लो, सॉरी कह दो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे पापा और मैं, मेरा मतलब है तुम्हारे अंकल और मैं। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? कि वो मेरे पापा है, चिट्ठी में लिखा है। बच्चे का तो कोई दोष नहीं है, मान लीजिए मुझे भुगतना पड़े, मान लीजिए, एक बात कह रही हूँ, बच्चे ने तो कोई एप्लीकेशन नारायण दत्त तिवारी के यहाँ नहीं डाली थी कि भाई तो आप मुझे जन्म दीजिए इस तरह की विचित्र परिस्थितियों में, या मेरे यहाँ तो इसने एप्लीकेशन नहीं डाली थी। बच्चे का क्या दोष है? उसे मालूम होती है क्या? कि तुम उसके क्या लगते हो। मेरे बेटे को तो नारायण दत्त तिवारी ने स्लो मर्डरिंग किया है, स्लो पॉइजनिंग, धीरे 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 एक बच्चे के आत्मविश्वास के साथ खेलना। अरे भाई ऐसा मजाक क्यों करते हो, क्रूर मजाक, किसी बच्चे को जन्म दे करके और उसको नकारना, इससे बड़ा ह्यूमिलिएशन और इससे डिमीनिंग ज्यादा बात क्या हो सकती है, डिग्रेडिंग बात। फिल्म मासूम में राहुल को जब पता लग जाता है कि डीके मल्होत्रा उसके पिता हैं, तो वो अपने को रोक नहीं पाता। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर मल्होत्रा ने क्यों नहीं बताया कि वो राहुल के पिता हैं? सवाल अपने अस्तित्व के होने का। मैं आपके साथ ही रहूंगा, फिर मैं आपको पापा बुला सकूंगा। सवाल अपनी पहचान का। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी देखिए, आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ। मैं दिल्ली में नहीं रह सकता। नहीं, आपको यहीं रहना है, हॉस्टल में कुछ दिन, समझे? मैं आपके साथ क्यों नहीं रह सकता? रोहित शेखर को भी जब पता चला कि एनडी तिवारी उनके पिता हैं और दुनिया के सामने यह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, तो मासूम राहुल की तरह रोहित शेखर भी नफरत की आग में जलने लगे। 30 साल में अगर कोई व्यक्ति आपका पिता है और वो अंदर अंदर आपको कहता है कि मैं तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे जैसे हो, तुम्हारी नाक मेरी जैसी, तुम्हारे आंख मेरी जैसी, तुम मेरे जैसे, अंदर अंदर कहते थे? अंदर अंदर कई बार, हर मुलाकात में, और बाहर सार्वजनिक रूप में जाते ही टोपी पहन के अनदेखा कर देना। मैंने कहा कि इस तरह का बर्ताव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं होता तो नहीं होता, पहले किसी से होता हो तो होता, मैं नहीं करूंगा बर्दाश्त। रोहित शेखर की उम्र जब महज 12 साल थी, तब उन्हें पता चला कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं। नारायण दत्त तिवारी कोई मामूली शख्स नहीं थे। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में नारायण दत्त तिवारी की गिनती होती। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। केंद्र की सरकार में कई ओहदों पर काम कर चुके थे। प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में नारायण दत्त तिवारी की गिनती होती थी। रोहित शेखर अपनी पहचान का सवाल लिए बड़े हो रहे थे। हर समय एक ही सवाल जहन में रहता, आखिर नारायण दत्त तिवारी दुनिया के सामने उन्हें अपना बेटा कहकर क्यों नहीं पुकारते? कानूनी तौर पर क्यों आप ये साबित करना चाहते हैं? फिर रहने दीजिए, कोई ना आपसे कोई पूछ रहा है ना उनसे कोई पूछ रहा है। जी, शुरू में आक्रोश था, शुरू में एक ह्यूमिलिएशन था, एक दीनहीन की भावना थी कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री बना हुआ है उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 बार रह चुका है, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देखता है, वो व्यक्ति मुझे ऐसे इस स्तर पर रखे और मेरी माता को 30 साल से ऐसे, 25 साल से ऐसे शोषण करके कैसे ऐसे उच्च पदों पर रह सकता है, इसका विरोध करना जरूरी है। पहले तो यह आक्रोश था। बाद में होते होते जब मैंने केस किया तो उसके एक केस करने के शुरू में तो क्रोध था। 25-26 वर्ष की मेरी आयु थी, आज मेरी 32 वर्ष आयु है। जब मैंने देखा नारायण दत्त तिवारी का बर्ताव खुद 1 साल तक अपनी आंखों से, तब मुझे आभास हुआ कि मेरी माँ ने क्या भुगता है। रोहित शेखर की उम्र करीब 27-28 की हो चुकी थी। नारायण दत्त तिवारी उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने रोहित के सब्र के बांध को तोड़ दिया। मैं करीब 12 वर्ष के बाद, मतलब बालिग होने के बाद,
एडल्ट होने के बाद पहली बार उनके एक सार्वजनिक फंक्शन में गया जहां 6-7 हजार लोग मौजूद थे उनको उनके 80वें जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए। तो उनके बॉडीगार्ड्स ने मुझे कहा कि आप यहाँ जो फंक्शन है इतनी बड़ा जहाँ पे पूरा जमघट है वहां से हट के अंदर जाओ और अपना जो मैं उनके लिए मेरी माँ मेरे लिए मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे इंसोम्निया था। अच्छा। तो मैं अपने अनमने से गया था, तो मुझे वो लेके गई अंदर। उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं केक काटूंगा, तुम्हारा केक अंदर काटूंगा अपने प्राइवेट ड्राइंग रूम में, जहाँ केवल मेरे बॉडीगार्ड्स होंगे और मेरे जो हैं वहाँ के अर्दली वगैरह होंगे, जो मेरी मतलब सहायक होंगे, और कोई नहीं होगा। तो वहां से मुझे उन्होंने उनके बड़े प्यार से उनके बॉडीगार्ड्स ने कहा आप यहाँ से हट जाइए, आपका यहाँ रहना तिवारी जी की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। तब आपने ठान लिया? तब मैंने उसी वक्त मैंने ठान लिया, उनको कह दिया ये ठीक नहीं हुआ मेरे साथ, और उनको वहीं से खटका कि ये मेरे सार्वजनिक फंक्शन में ऐसे कैसे आ गया ये लड़का 25 वर्ष का। और वो लड़ाई उस 2 महीने बाद छिड़ गई। उसके बाद रोहित शेखर ने ठान लिया कि वो दुनिया के सामने ये साबित करके रहेंगे कि वो नारायण दत्त तिवारी के ही बेटे हैं, और इसमें मदद के लिए आगे आई रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा। हमने तिवारी जी से पूर्ण प्रयास किया अपने स्तर पर, जैसे आपने कहा ना अब आए, अब आने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए कि कोई भी पारिवारिक जो झगड़ा होता है या कोई भी पारिवारिक कलह होती है, क्या आप उसको तुरंत सार्वजनिक कर देते हैं? आज किसी के साथ, मेरे अपने माता पिता के साथ कोई झगड़ा हो या कोई बात मेरा वैमनस्य हो किसी बात को लेकर के, तो क्या मैं एकदम से इसको सार्वजनिक कर दूंगी? कोई भी संभ्रांत परिवार का व्यक्ति 10 बार अपने स्तर पर उसको सुलझाने का प्रयास करता है। जब हमारे सारे प्रयास विफल हो गए, मेरे पिता के सारे प्रयास विफल हो गए, मेरे पेरेंट्स ने बड़ी कोशिश की। रोहित ने जैसे कहा वो दिलासा देते रहे। जी हाँ, दिलासा देते रहे वो बराबर। उज्ज्वला शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री शेर सिंह की बेटी हैं। इनके पिता 1977 में जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे। नारायण दत्त तिवारी जिस कांग्रेस पार्टी में थे 1977 में उसका सफाया हो चुका था। उसी दौरान उज्ज्वला और नारायण दत्त तिवारी एक दूसरे के करीब आए। उज्ज्वला ने अपने बेटे से वो सारी बातें बताई जिनके बाद रोहित इस दुनिया में आया। मेरी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं था संबंध बनाने का। सारे संबंध बनाने का इनिशिएटिव तिवारी जी की ओर से था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि मेरी फेल्ड मैरिज में हूं मैं और सेपरेटेड हूं हस्बैंड से। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरा भी अपने पत्नी के साथ कोई बहुत सामंजस्य नहीं है, आपके भी सामंजस्यपूर्ण संबंध नहीं है, और मैं निसंतान हूं। तो मैंने उनसे कहा भी कि विधिवत विवाह करके फिर उसके बाद ही आप इस विषय में सोचें कि आप निसंतान होने का अगर आपको दुख है तो इस विषय में बाद में सोचा जा सकता है। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए आपकी आयु 30 वर्ष से ऊपर है, मैं भी 50 से ऊपर, तो इस प्रकार से हो सकता है कि संतान न हो सके। उज्ज्वला शर्मा नारायण दत्त तिवारी को लगातार समझाने की कोशिश करती रही कि वो स्वीकार कर लें कि रोहित शेखर उनका बेटा है, घर के बाद घर में रह जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन नारायण दत्त तिवारी हमेशा इसे टालते रहे। नारायण दत्त तिवारी जैसे ऊंची रसूख वाले नेता के खिलाफ अदालत में जाना दुस्साहस का काम था। इसके बाद भी रोहित शेखर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मुझे तो हमेशा आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर उसको अपनाऊंगा। मुझसे तो बार बार यही कहा उन्होंने। दिलासा देते रहे मेरी माँ को, हमेशा दिलासा देते रहे, और मेरी माँ भी इसी दिलासे इसी झांसे में आती रही कि मेरा बच्चा जो है वो स्कूल में है, अब कॉलेज में जाएगा। तो एक वरिष्ठ नेता को उस उम्र में टेकअप करना, मतलब उस समय मुझे कोर्ट अदालत का पता भी नहीं था, ऐसे में एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ केस करना, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, तो वो चुप रही। दिल्ली हाईकोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी के डीएनए टेस्ट का आदेश दिया। एनडी तिवारी डीएनए टेस्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें यहाँ भी निराशा हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट 2 बार जा चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का भी कोई मजाक बना दिया इन्होंने। 2 बार जा चुके हैं, और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में 1 मई को कहा कि आपका जो व्यवहार रहा है कोर्ट के प्रति, आपने जो लगातार अवमान की है, आप हमारे किसी भी दया के पात्र नहीं है, आपको हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं। हम हाई कोर्ट की जो कार्रवाई चल रही है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। 2 बार कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? उसके कगार पे तो खड़े हैं हम। साफ हो चुका था कि दिल्ली हाईकोर्ट के डीएनए टेस्ट के फैसले की तामील होकर रहेगी। अदालत के आदेश के बाद भी एनडी तिवारी डीएनए टेस्ट से बचते रहे। डीएनए टेस्ट कराने की बार समय सीमा तय की गई, लेकिन तिवारी डीएनए टेस्ट के लिए नहीं आए। आखिरकार हाईकोर्ट ने सख्ती के साथ डीएनए टेस्ट के नमूने लेने का आदेश दिया। रोहित शेखर के लिए लड़ाई भावनात्मक थी, अपने अधिकार की लड़ाई थी। रोहित कहते हैं कि वो खुद और अपने मां के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे।
हमारा तो सबसे सीधी चुनौती ये है, कोई इसकी संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भैया तू अपनी संपत्ति अपने पास रख, कौन तेरे से संपत्ति मांग रहा है? कौन? हमें तो ये एक सामाजिक मुद्दा है कि इस तरह से बच्चे को जन्म दे करके किसी को भी अपने बच्चे को इस तरह नकारने का अधिकार नहीं है, उसको ह्यूमिलिएट करने का। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको भुगतना पड़ेगा, यही संदेशा हम देना चाह रहे हैं। आखिर एक महिला होने के नाते मैं भी सोच सकती हूँ कि एक महिला को कितना दर्द भुगतना पड़ता है, और इस तरह का अहंकारी और इस तरह के सत्ता के मद में चूर व्यक्ति जब इस तरह का व्यवहार करता है तो उसके मद को एक बार उसका भी मान मर्दन करना बहुत जरूरी है।